की बात को अनसुना किया गया था। उसके बाद ये तब से उसके बाद जब भी जो कार्यक्रम होते हैं, अब इनका जो आगामी रूपरेखा है, जो महिला विरोधी जो मुख्यमंत्री जी का जो चेहरा है वो सामने आया है, और हम सभी वकील साथी भी इनका इसमें जो सहयोग कर रहे हैं कि ये हर जगह जो अपने कार्यक्रम चलाएंगे। और जो महिला विरोधी जो सीएम साहब की जो नीतियां हैं, एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, आप देख रहे हो किस तरह एक जो उसके बाद भी इनको बुला के ना तो इनकी बात सुनी गई, ना ही रेस्ट हाउस में भी कहीं भी इनकी जो, और आज तक भी आज 25 दिन हो गए हैं जो 325 धारा लगी हुई है और अन्य वो है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो वो सारा डिटेल से ये आपको बताएंगे जो भी इनके साथ जो घटना हुई है और जो आगामी रूपरेखा है उसके बारे में श्रीमती नैना जोहर की। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ सभी एडवोकेट बंधु, पत्रकार बंधुओं का, जो इन्होंने मुझे यहाँ बुला के इतना सम्मान दिया, उनकी मैं आभारी हूँ। एडवोकेट बंधु और जो पत्रकार बंधु हैं जिन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया है और बुला के ये सम्मान दिया है, इसके लिए उनकी मैं तहे दिल से आभारी हूँ। लगभग 4 महीने 6 दिन पहले मेरे पति पर सार्वजनिक जगह पे स्टेडियम में पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान हमला किया गया था। तो उस हमले में हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमने झगड़ा नहीं किया, हमने अपना बीच बचाव किया था, क्योंकि उन्होंने तो पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, अपने घर में धारदार हथियार जमा कर रखे थे। क्योंकि जो आरोपी है उसका घर स्टेडियम के बिल्कुल सामने है, तो उसने प्री प्लानिंग के तहत वहाँ हथियार जमा कर रखे थे। तो मेरे पति तो वैसे स्वाभाविक तौर पे वैसे गए थे, क्योंकि मैं तो 2 बजे आ गई थी और मैं कहीं गई हुई थी, तो वो बोले कि सरपंच नहीं आ सकते तो सरपंच प्रतिनिधि आ जाएं, तो ये चले गए। तो साजिश के तहत इनका फ़ोन किसी छोटी बच्ची के द्वारा ले लिया गया, तो ताकि ये कि हमला हो तो किसी को फ़ोन ना कर सके। फिर आरोपी ने इन पे रोड से 3 हमले किए। फिर इनको खींच के अपने घर की तरफ ले जाने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पहले ही 40-50 आदमी मौजूद थे और उनके पास धारदार हथियार जैसे कुल्हाड़ी, कापे, तलवारें और कस्सी, ये सब हथियार वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ हमारे कुछ साथी जो फुटबॉल खेल रहे थे, उस टाइम वॉलीबॉल खेलने जाते हैं, सॉरी फुटबॉल नहीं वॉलीबॉल खेलने जाते हैं, उन्होंने आगे से आगे फ़ोन करके वहाँ इकट्ठे कर लिए। तो अपने बचाव के दौरान मेरे पति को 3 सीवियर फ्रैक्चर, इनके एक साथी को सीवियर फ्रैक्चर कोहनी में और चेहरे पे 5 टांके, एक इनके साथी को सिर में 8 टांके, एक साथी को सिर में गंभीर चोटें, लेकिन इनकी चोटों को मामूली बताया गया। और झड़प के दौरान, अपनी आत्मरक्षा के दौरान जो उनको हल्की फुल्की 2 जनों को चोटें लगी मामूली सी, उनको गंभीर चोटें बताई गई। मतलब दबाव में, सरकारी डॉक्टर ने जो दबाव में जो रिपोर्ट सौंपी उसमें ये सब बताया गया। इसमें मैं कहूँगी कि पुलिस प्रशासन जो है वो दबाव में काम कर रहा है। किसके दबाव में काम कर रहा है ये मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन दबाव में है पुलिस प्रशासन। सोशल मीडिया मेरे साथ है, इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरी आवाज़ आगे पहुँचा रहे हैं। सब किसान संगठन, सब भाई बंद, सब हर तबके, हर वर्ग के लोग मेरे साथ हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। वो साथ रहेंगे तो एक दिन हम ये जंग भी जीत जाएंगे। मुझे कानून पे भरोसा है, कभी ना कभी तो न्याय होगा। सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। 4 महीने और 6 दिन हो चुके हैं आज हम घूम रहे हैं। सबूत के तौर पर हमारे पास वीडियो है। आरोपी 25 जनवरी को रोड लेके पंचायत घर में हमला करने के लिए आए हैं, वो भी हमारे पास उसकी वीडियो है। और आरोपी के खिलाफ हमने जो FIR करीवाला चौकी में लिखवाई थी, वो भी, उसकी भी कॉपी है हमारे पास। लेकिन करीवाला चौकी इंचार्ज राजेश बेनीवाल ने ना ही तो उसको पाबंद किया, राजेश सियाग ने ना ही तो उस आरोपी को पाबंद किया, ना ही उसको कुछ कहा। इस तरह से तो ठीक 9 दिन बाद उस आरोपी ने मेरे पति पे जानलेवा हमला कर दिया। तो उस पर धारा 307 लगनी चाहिए थी, अटेम्प्ट टू मर्डर। लेकिन इलेक्शन भी होंगे, शायद ये सरकार नहीं सुन रही, दूसरी सुनेगी। मतलब ये सरकार 50% आरक्षण देती है महिलाओं को खुद ही,
और इस बार तो खुद ये भी कहती है कि पढ़े लिखे होना भी ज़रूरी है, सर्टिफिकेट मांगती है। हालांकि यहाँ 5 पढ़ा हुआ 5वीं फेल शिक्षा मंत्री होता है, लेकिन सरपंच पढ़ा लिखा चाहिए इनको। तो मैं सरपंच हूँ, मैं इनसे डरी नहीं। ये पुरुष प्रधान समाज को शायद ये गवारा नहीं है कि ऐसे कैसे बेबाक बोल लेती है, कैसा अपना हक मांग लेती है। तो जब आप पढ़े लिखे आदमी को बनाओगे तो वो तो अपना हक भी मांगेगा और अपने हक की बात भी करेगा। हुआ उनके साथ जो महिला खिलाड़ी हमारे देश की शान है, गर्व है, वो हमारे देश के लिए मेडल लेके आते हैं, पूरे विश्व में हमारे देश का नाम ऊंचा करती हैं, उनको घसीट के उनको गिरफ्तार किया जाता है। क्या किया उन्होंने? आतंकवादी हैं वो। पाता है तो आम जनता को कहाँ से न्याय मिलेगा? भी देश का दुख है कि बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ न्याय एक तरीके से ही मिल सकता है, आप बीजेपी के गुण गाओ, बीजेपी में शामिल हो जाओ, आपके सारे गुनाह माफ़ है। लेकिन आप बीजेपी के अगेंस्ट बोलते हो, बीजेपी के खिलाफ जाते हो तो आप देशद्रोही हो, आप तो देश का बुरा कर रहे हो, आपके देश के विकास में टांग अड़ा रहे हो। अगले कदम जिले में घूम के मैं महिलाओं को जागरूक करूंगी। सबसे दुखद तो ये है कि सरकार ने 50% आरक्षण दे दिया है, लेकिन महिलाएं नहीं, महिला सरपंच बन तो गई है, लेकिन वो एक नाम की, वो एक गुड़िया है कि साइन कर दो, साइन कर दिया। चलाते कौन है? उनके सरपंच प्रतिनिधि। तो ये चीज़ मैं ख़त्म करना चाहती हूँ कि सरकार ने आपको गलती में ही सही एक प्लेटफॉर्म दिया है आपको, और आप पढ़े लिखे भी हो, तो इसको यूज़ करो। इसको यूज़ करेंगे, यहाँ अपने आप को साबित करेंगे, तभी हम लोकसभा में 33% आरक्षण की उम्मीद कर सकते हैं या मांग सकते हैं। अगर आज हम यहाँ गूंगी गुड़िया बन के बैठी रही तो हमें आगे कुछ नहीं मिलेगा। अपने हक के लिए खुद को ही लड़ना पड़ेगा। देखो पति है, वो भी है तो एक पुरुष ही ना। जब एक बेटी को अपना एक ये दुपट्टा जो हिंदुस्तानी औरत की लाज है, 1962 में जब चीन के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, मतलब हिंदुस्तान का मकसद क्या था? तभी आज़ाद हुए थे हम। इतना हमारे पास हथियार नहीं थे, पैसा नहीं था, चंदा इकट्ठा करके हमने लड़ाई लड़ी थी। मकसद ये था कि जो चीनियों के हाथ है वो हमारी माओ बहनों के आंचल तक नहीं पहुंचने चाहिए, चाहे हमारी ज़मीन चली जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन चीनियों के हाथ अब माओ बहनों के आंचलों पे नहीं पड़ने चाहिए। तो फिर अब जब आंचल माँ बहनें गिरा रही हैं, सीएम साहब को इतना ही तो बोलना था। मैंने उनको बोला था, मेरे पिता तुल्य हो, कि बेटी दुपट्टा फेंकने की ज़रूरत नहीं है। सारा अमला वहाँ बैठा था, डीसी भी थे, डीएसपी, एसपी, उनको आदेश ही तो देना था कि इनकी जांच बिल्कुल सही ढंग से होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी चाहती हूँ, मेरे पास सारे सबूत है। कोई सुनवाई नहीं है, केस इधर से उधर दे दिया जाता है, हमें ही मानसिक तौर पे परेशान किया जाता है। गिरफ्तार कर लिया गया और मुझे डिटेन रखा गया शाम तक। वो मुझे मतलब रानिया जीवन नगर चौकी लेके गए थे, उसके आगे वो मुझे रानिया से सिरसा ले जाने वाले थे, और उनका प्लानिंग थी रात को 10:30-11 बजे छोड़ने की। ऊपर से तभी कोई बयान आ गए नेताओं के, तो उन्होंने सोचा कि ये मामला तूल पकड़ जाएगा। इस वजह से उन्होंने रास्ते में से गाड़ी, ऐसे एक मैम थी कोई, उन्होंने बोला कि नहीं मैडम की तो तबीयत ख़राब हो रही है, इनको घर में शिफ्ट कर देते हैं, वही नज़रबंद कर लेते हैं। उनका ऊपर से क्या हुआ कुछ मेरे को नहीं समझ में आया, बस फ़ोन पे ही बात हो रही थी। हाँ, उस दौरान डीएसपी कालांवाली जय भगवान ने मेरे साथ बदतमीज़ी करी है। मेरे साथ लेडीज़ स्टाफ था, तो उसको क्या हक था उनको मेरे साथ बात करने का और बदतमीज़ी करने का। उन्होंने सबसे पहले मेरे को बोला, तू चुप होती है कि नहीं? मैंने कहा, तू करके आप बात नहीं कर सकते किसी भी औरत के साथ। ये नहीं कि मैं सरपंच हूँ, आप करके कि आप क्या, मैं तेरे को तो वो उस जगह पहुँचा दूँगा जहाँ तू सोच भी नहीं सकती, तेरी सारी सरपंची निकाल दूँगा। ये मैंने मानवाधिकार आयोग में भी उसके खिलाफ दिया और राष्ट्रीय महिला आयोग में भी दिया।